न्याय और शासन की भारतीय दृष्टि और पद्धति, ये विषय मुझे आदेशित किया गया। हम 2047 के भारत की कल्पना कर रहे हैं। 2047 के भारत की कल्पना करते समय प्राचीन भारत की ओर देख रहे हैं, भारत की परंपरा की ओर देख रहे हैं। और ये आवश्यक भी है। ये आवश्यक भी है। कई बार भारत की दृष्टि किसी विषय में कैसी थी, इसे जानने की आवश्यकता आध्यात्मिक समुदायों ने अनुभूत की नहीं। हमने मान लिया कि जैसा हमें बता दिया गया वैसा ही पर्याप्त है। मुझे भी लगभग 4 दशक से अधिक अध्यापन करते हुए तो विद्यार्थियों में और शिक्षक साथियों में भी ये भाव मन में आ गया कि भारत को इस पद्धति से ही शासन करना सीखना था और हमने सीख लिया। और अभी प्रातः काल प्रफुल्ल जी ने कहा था 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे, तो अभी कई बार इसको मनाते समय मन में भाव जरूर आ जाता है कि भारत इस रूप में, राष्ट्र के रूप में तो विचार आ ही गया, राज्य के रूप में, प्रशासनिक संस्था के रूप में, एक ऐसी इकाई के रूप में जिसका शासन किया जाए, बहुत देर से आया क्या। हम सांस्कृतिक रूप से एक संपन्न राष्ट्र रहे। यजुर्वेद की पाठक संहिता ने कहा सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, विश्व की पहली संस्कृति रहे, विश्व का वारण करने वाली संस्कृति भी रहे। विश्ववारा में रक्षा भी है, लेकिन अपना शासन करना नहीं जानते थे। और जो व्हाइट मैन्स बर्डन का कंसेप्ट आया वो इसीलिए आया कि हमारे लोगों को इतने सारे आक्रमणों का उल्लेख प्रातःकाल भी किया गया। सारे आक्रमणों के बाद एकमात्र आक्रमण, मुझे लगता है इतिहास के मेरे मित्र बैठे हैं, मुझे संशोधित करेंगे यदि मैं कोई त्रुटि करूं तो, एकमात्र आक्रमण अंग्रेजों का है जिन्होंने हमारी मानसिकता पर भी आक्रमण किया। बाकी आक्रमण हुए मूर्तियों पर, मंदिरों पर, स्थानों पर आक्रमण हुए, तो ऐसी मानसिकता बना दी गई हमारी कि हम खगोल शास्त्र में बहुत प्रगति कर लिए थे, बांस में छेद करके ग्रहों की गति जान लेते थे, आयुर्वेद, चिकित्सा, भैषज, विभिन्न प्रकार के ज्ञान जानते थे, लेकिन अपने ऊपर शासन, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, प्रशासन कैसा होना चाहिए, ये नहीं जानते थे। ये हमने लगभग स्वीकार भी कर लिया। और मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। हमारी सारी पुस्तकों में जिन्हें शुद्ध भारतीय दृष्टि कहा गया, उन्होंने भी प्रारंभ यहीं से किया कि भारत के पास राजनीति की, विज्ञान की, राजनीति विज्ञान की, शासन की, लोक प्रशासन की कोई दृष्टि अपनी नहीं थी, तो हमने इस पश्चिमी पद्धति को स्वीकार कर लिया है, जिसे वो वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। और लोकतंत्र का भी एक ऐसा स्वरूप जो आज हमारे सामने है, बस यही एकमात्र विकल्प है विश्व के सामने, ऐसा भी हमने लगभग मान लिया। संस्कृत में साहस शब्द बहुत अच्छे अर्थ में नहीं आता है। हिंदी में तो साहस बड़े पराक्रम के अर्थ में आता है, संस्कृत में वो बहुत अच्छे अर्थ में नहीं आता है। मैं साहस करता हूं आपके सामने कहने का, यहां से प्रारंभ करूंगा कि हम जिस लोकतंत्रात्मक पद्धति में रह रहे हैं, वो लोकतंत्र एकमात्र उपलब्ध विकल्प नहीं है, सर्वोत्कृष्ट विकल्प नहीं है। सच ये है कि वो आज उपलब्ध विकल्पों में सर्वोत्तम है बस। क्योंकि ये लोकतंत्र का जो स्वरूप, जिस पर हम पर बल दिया जा रहा है, थोड़ा दुस्साहस की बात कह रहा हूं, संसार भर में हम अपने को ये कहते हैं कि हम संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन जो विश्व भर में लोकतंत्रों का अध्ययन कर रहे हैं वो भारत के लोकतंत्र पर विचार तक भी नहीं करते। जितनी पुस्तकें लिखी जा रही है उस पर बात भी नहीं करते। हम केवल संख्या की दृष्टि से बड़ा लोकतंत्र नहीं हो सकते। तो विचार यह आया कि क्या हम लोकतंत्र की इस संरचना को, जो संरचना हमें संविधान प्रदान करता है, क्या मात्र उतने से लोकतंत्र है? क्या उतने से हम लोकतंत्र बने हैं? क्या हमारी अपनी कोई विचार शैली ऐसी विकसित हजारों सालों में नहीं हुई? ऐसा कैसे संभव हुआ कि सहस्रों वर्षों की इस परंपरा में हम
विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति करते रहे, उत्कर्ष प्राप्त करते रहे, आज भी लोगों को विस्मित कर देने वाली प्रगति हमारे पास उसके खंडहर कम से कम उपलब्ध है बहुत स्थानों में, लेकिन अपनी प्रशासनिक पद्धति के बारे में हम जागरूक नहीं थे। ऐसा संभव कैसे हुआ? और ऐसा संभव नहीं था, इसलिए ये जानना आवश्यक है। आज के विषय में लग सकता है, प्रातःकाल सप्रे जी कह रहे थे, जो है प्राचीन काल का वो केवल आज काम आए तब तो उस पर विचार करना आवश्यक है, यदि वो आज काम ना आए तो उस पर विचार करने की कोई आवश्यकता भी नहीं। हम अपनी गौरव गाथा यदि निरंतर रखें मात्र और उसकी कोई समकालीन प्रासंगिकता ना हो तो कठिनाई होगी। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि न्याय की और प्रशासन की भारतीय दृष्टि और पद्धति क्या थी। हमें विश्व भर में यह भी बता दिया गया कि लोकतंत्र राजतंत्रों से बहुत अच्छा होता है और राजतंत्र शासन व्यवस्था की सबसे दूषित प्रणाली है, क्योंकि वहां जो सत्ता है वो एक व्यक्ति में केंद्रित हो जाएगी। और सामान्य रूप से हम आप ये जानते हैं, सिखाया एक यूनानी विचारक हुआ अरस्तु, और उसने कहा कि यदि शक्ति एक व्यक्ति में केंद्रित है तो वो दूषित राज व्यवस्था है, इसलिए उसे राजतंत्र कहा और बाद में वो अधिनायक तंत्र बनेगा। भारत में और इसके उदाहरण पढ़ने के लिए हमने यूरोप के पश्चिम के बहुत सारे राजाओं के ऐसे उदाहरण पढ़े जो आतताई थे, निरंकुश थे, स्वेच्छाचारी थे, स्वार्थी थे, परिवारवाद में लिप्त थे, प्रजा का ध्यान नहीं रखते थे, क्रूर थे, ऐसे उदाहरण पढ़े। तो आज मेरे आपके मन में भी ये विचार आ गया है और गहरे बैठ गया है कि राजतंत्र एक दूषित राज्य व्यवस्था है। इस पृष्ठभूमि से चलता हूं, लेकिन एक संयोग साथ साथ चलता रहा और वो ये चलता रहा जो हमारी श्रेष्ठतम कल्पना राज्य की है, वो पिछले 100 वर्ष से कम राम राज्य की बनी रही। आज भी हम कल्पना में राम राज्य की बात करते रहे, महात्मा गांधी भी करते रहे और आज के समाज की राजनीतिक व्यवस्थाएं भी करती रही। तो जाना तो राम राज्य की ओर है और जाने का साधन, मार्ग, उपादान, उपकरण आधुनिक है। ये एक विडंबना भी साथ साथ चलती रही। ऐसे में एक प्रश्न होता है, राम राज्य तो राजतंत्र है, राम तो राजा है, यदि उनको हम आदर्श मानकर चल रहे हैं तो फिर हमारी राजतांत्रिक व्यवस्थाएं कैसी रही, उन पर एक बार विचार कर लेते हैं। तो मैं चलता हूं कि वैदिक काल से और वेदों की ऋचाओं को सरल भाषा में अपने विद्यार्थियों के साथ समाजोपयोगी कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने के ग्रंथों का नाम है उपनिषद, जो विद्यार्थियों ने अपने गुरुओं के पास श्रद्धा पूर्वक, आस्था पूर्वक, निष्ठा पूर्वक पास रहकर सीखा, उसको सीखने के लिए। तो छांदोग्य उपनिषद का एक राजा है, उसका नाम है अश्वपति। वो घोषणा करता है, अपने राज्य के बारे में बताता है और वो कहता है, न मेस्तेनो जनपदे न कदरियो न च मद्यपः। मेरे राज्य में, मेरे जनपद में कोई चोर नहीं है, चोरी नहीं हो सकती, ना कोई चोर है, ना कोई कंजूस है, ना कोई शराबी है, ना हिताग्नि ना विद्वान, कोई ऐसा नहीं है जो विद्वान ना हो, पढ़ा लिखा ना हो, ऐसा नहीं है जो यज्ञ अपना कर्म ठीक से ना करता हो, न स्वैरी स्वैरिणी, कोई स्वेच्छाचारी नहीं है, सब नियम का पालन करते हैं। आज के समय में हम रूल ऑफ लॉ बोलते हैं, उसे विधि का शासन बोलते हैं। ये जो आत्मविश्वास है, यहां से प्रारंभ करें तो पूरे भारत की इस हजारों वर्षों की यात्रा में हमें एक भी राजा ऐसा नहीं मिलता जो क्रूर हो, आतताई हो, निरंकुश हो, स्वेच्छाचारी हो, और यदि उसमें वो एक गुण दुर्गुण दिखाई भी देने लगे तो तुरंत सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्थाएं उसे नियंत्रित करने के लिए उपलब्ध हैं। शतपथ ब्राह्मण में राजा की एक शपथ लिखी हुई है। आज हमारे मंत्री जब कार्यभार ग्रहण करते हैं, शपथ लेते हैं, तो वो शपथ आप सुनते हैं, मैं संविधान की शपथ लेता हूँ, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, वो शपथ लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा में भी सदस्य बनते हैं तो शपथ लेते हैं।
वो शपथ ब्राह्मण की शपथ को एक बार आज की शपथ से तुलना करिए, और वो शपथ ये लेता है राजा कि मैं यदि प्रजा के हित के कार्य में किसी प्रकार का भी स्खलन करूं, कोई च्युति हो, तो मैंने जिस रात्रि में मेरा जन्म हुआ उससे लेकर और जिस रात्रि में मेरा मरण हो तब तक मेरे और मेरे परिवारजनों, मेरे बंधुजनों द्वारा जितने भी संचित पुण्य है उन सब का क्षय हो जाए, नष्ट हो जाए। देखने में बड़ी धार्मिक सी बात लगती है, लेकिन सच ये है कि वो जीवन भर के अर्जित को अपने प्रजा के हित के लिए त्यागने को तत्पर है। और ये भाव भारत के राजा में, जिस राजा को श्रेष्ठतम राजा माना हमने, वहां राम में दिखाई पड़ता है। उत्तर रामचरितम के भवभूति ने राम से कहलाया, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि। हम में से मनुष्यों के रूप में, हम जब मानव के रूप में रहते हैं, सचमुच में तो किसी भी जीवधारी के रूप में हमारा पहला गुण सद्गुण है स्नेह, प्रेम, आसक्ति, अनुराग। वो स्नेह सबसे बड़े गुण को, सद्गुण को, दया भाव को, सुख की इच्छा को, इन सब को राम कहते हैं स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि। जानकी को भी आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा। लोक की आराधना के लिए, लोक के हित के लिए त्यागने में मुझे कोई व्यथा नहीं होगी। और जब राजा का ये मैंने कहा शपथ पूर्वक राज्याभिषेक हो रहा है, वैदिक ऋषि कहता है ये राज्य तुमको क्यों दिया जा रहा है, तो उससे कहते हैं तुमको दिया जा रहा है कृषि के लिए, वाणिज्य के लिए, लोगों के सुख के लिए, प्रजा के हित के लिए, इसके लिए राज्य दिया जा रहा है, निजी हित के लिए नहीं। तो 1906 में मैसूर में एक पुस्तकालय अध्यक्ष थे, उनका नाम था आर श्याम शास्त्री। उनको एक किसी परिचित ने बुलाया अपने घर, और उनकी वृद्धावस्था हो गई, और उन्होंने कहा मेरे पास एक पांडुलिपि है, इस पुस्तक को आप ले जाओ, और मेरी तो आयु पूर्ण हो गई। और वो पांडुलिपि को ले आए। वो संस्कृत में लिखा हुआ कौटिल्य का अर्थशास्त्र था। 1906 में ईसा से लगभग 350 वर्ष पूर्व लिखा गया ग्रंथ। ईसा से 350 वर्ष पूर्व लिखा हुआ कौटिल्य का अर्थशास्त्र 1906 तक, माने 2200 वर्ष तक भारत में किसी ने देखा। कौटिल्य के बारे में सुना है, पुस्तकों में, नाटकों में उल्लेख आया है। कौटिल्य ने लिखा क्या है देखा नहीं। और विश्व भर का अकादमिक समुदाय प्रशासन के, राजनीति के बारे में बहुत कुछ लिख रहा है। तो वो आर श्याम शास्त्री ने उस पर अंग्रेजी में एक रिसर्च पेपर बनाया और इंग्लैंड में एक जर्नल में छपने भेज दिया, तो छप गया। जैसे ही वो छप गया तो वह तहलका बन गया, ये क्या आ गया। ऐसा भारत 2200 वर्ष पहले सोच रहा था। तो तुरंत उन्होंने मैसूर के राजा से संपर्क किया, और राजा ने कहा मैं इसको छपवा देता हूँ। उन्होंने उस पुस्तक को छपवा दिया। 1909 में पहली बार प्रकाशित हुई। 300 कुछ वर्ष पहले ईसा से लिखने वाला कौटिल्य एक ग्रंथ लिख रहा है, इसका नाम तो अर्थशास्त्र है। आज की शब्दावली में जाएंगे तो ऐसा लगेगा अर्थशास्त्र माने इकोनॉमिक्स वालों से मतलब है उसका कुछ, बस आप उसे पढ़ेंगे, उसका अर्थशास्त्र विषय से, आज के विषय से बहुत कम संबंध है। वो मूलतः लोक प्रशासन का ग्रंथ है। राजाओं के लिए वो कह रहा है मैं नरेंद्र अर्थ विधिकृत, वो कहता है मैंने राजाओं के लिए एक विधि लिखी है, रूल बुक लिखी है, गाइडलाइन। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, वो ये कहता है कि मैंने अपने से पहले के 11 आचार्यों के अर्थशास्त्रों का अध्ययन किया, और 11 आचार्यों ने भी अर्थशास्त्र लिखे थे ऐसे ही। उनका अध्ययन करने के बाद जो मुझे उनमें से ठीक लगा उसे लेते हुए मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूं। और फिर भीतर उनका नियमित रूप से उल्लेख करता है, और केवल 11 अर्थशास्त्र के आचार्यों का नहीं, राजनीति शास्त्र के, लोक प्रशासन के, न्याय शास्त्र के 21 अन्य आचार्यों का भी उल्लेख वो अर्थशास्त्र में करता है, अपने पूर्ववर्ती। जिसका अर्थ है ईसा से 300-350 साल पहले तक एक सुदीर्घ परंपरा इस विचार की दृष्टि की थी। पाणिनि ईसा से
800 साल पहले पैदा हुए। और आज का जो काबुल है, कंधार, यहाँ ये उनका स्थान है पाणिनि। उन्होंने एक व्याकरण का ग्रंथ लिखा अष्टाध्यायी, जिससे आज की सारी संस्कृत चलती है। पाणिनि कहते हैं कि मुझसे पहले के 8 व्याकरणाचार्यों को अध्ययन करने के बाद मैं ये लिख रहा हूं। ईसा से 800 वर्ष पहले तो पाणिनि लिख रहे थे। अब मेरे आपके सामने एक प्रश्न आता है, विद्यार्थी पूछता है, ये सब गया क्या? ये बताने का साहस करिए, ये बताने का भी साहस करिए, गया कहां? तो शकों ने, हूणों ने, कुषाणों ने, यवनों ने, म्लेच्छों ने, ग्रीकों ने, अरबों ने, तुर्कों ने, कासिमों ने, गजनियों ने, गौरियों ने, खिलजियों ने, लोधियों ने, अबकों ने, गुलामों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डचों ने, मुगलों ने, मंगोलों ने, तैमूरों ने, जलालुद्दीनों ने आक्रमण किए। उसमें बहुत कुछ नष्ट हुआ। जो नष्ट हुआ वो अप्राप्य है। आज भी संभव है, 1906 में कुछ मिल सकता है तो हो सकता है 2025 में किसी बनारस की गली में किसी पंडित के पास कुछ और मिल जाए। इसलिए एक तो ये विचार मन में आप जरूर रखिए कि समाज विज्ञानों में अधिक प्रश्न आता है। वो कहते हैं हमारे यहाँ इसकी कोई परंपरा नहीं थी। मेरे पास विद्यार्थी पीएचडी करता है, वो कोई भी विषय लेता है, उसमें एक पैराग्राफ लिखता है, प्राचीन भारत में इस विषय पंचायती राज में प्राचीन भारत में भी इसकी परंपरा थी। एक पैराग्राफ में काम पूरा हो जाता है, 250 पेज में कुछ और लिखा, आधुनिक लिखा। ये मानिए, मन में विश्वास करिए, देखिए, अध्ययन कीजिए, समझिए, पढ़िए, जानिए कि भारत में भी समाज विज्ञानों की इससे उन्नत परंपरा विद्यमान थी, जो मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात, भारत के राजतंत्र आज के लोकतंत्रों से कई दृष्टि से बेहतर थे, ये मैं साहस के साथ कहता हूं। भारत के राजतंत्रों में सबसे बड़ा जो दोष राजतंत्रों का माना जाता है वो यह है कि शक्ति का केंद्रीकरण एक व्यक्ति में होगा। भारत में ऐसा संभव नहीं था। इस शपथ के साथ जब राजा ने शपथ दी तो वो कहता है अदंड्योस्मि, अब मैं अदंड्य हूं, अब मुझे कोई दंडित नहीं करेगा, मैं सबके बारे में निर्णय करूंगा, मैं न्याय करूंगा। उसी समय कुशा के दंड से उस पर पुरोहित प्रहार करता है, कहता है धर्मदंड्योसी, अभी धर्म के अधीन हो, धर्म से बड़े नहीं हो। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि आज हमने अनेक वर्षों से, लगभग 200-250 सालों से राज्य नाम की संस्था को एक सुपर स्ट्रक्चर जो कार्ल मार्क्स ने बता दिया, हमने ऐसा समझ लिया कि उसके अंदर सब कुछ समाहित है। अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो एक मंत्रालय था, विनिवेश मंत्रालय, अरुण शौरी उसके मंत्री थे। अनेक वर्षों से संसार भर का समाज विज्ञान इस पर विचार कर रहा है, राज्य बाहर जा रहा है, राज्य विड्रॉ कर रहा है, रिट्रीट ऑफ द स्टेट, विड्रॉल ऑफ द स्टेट कह रहे हैं। लेकिन हमारे राज्य विड्रॉ नहीं कर रहा। हम तो राज्य के पास जा रहे हैं बार बार, जो विषय राज्य के लिए उनके लिए जा रहे हैं बार बार। हम पिछड़े हैं, हमें पिछड़ा घोषित करो, ये कहने के लिए हम राज्य के पास जाते हैं, आंदोलन करते हैं, राज्य के बनाए हुए राजमार्ग जेसीबी मशीन से उखाड़ते हैं, रेलवे ट्रैक पर बैठकर खाना बनाते हैं, मीडिया वाले फोटो खींचते हैं, बढ़िया दुकान रहता है, 15-15, 20-20 दिन सरकारें देखती रहती है, वोट घुसे तो हम घुसे, पता नहीं किसकी वोट। राज्य के पास हम जाते हैं कहने के लिए, हम राज्य के पास और हर क्षेत्र में जा रहे हैं, राजस्थान में गए, महाराष्ट्र में गए, उत्तर प्रदेश में गए, हरियाणा में गए, सौराष्ट्र में जाते हैं, हमें पिछड़ा घोषित कर दो। हम राज्य के पास कहने के लिए जाते हैं कि हमारे घरों में महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, हिंसा करते हैं, इसको रोकने के लिए राज्य कानून बना दे, राज्य कानून बनाना है। हम अपने घरों के काम के लिए राज्य के पास गए हैं, हम अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे तो उसके लिए राज्य के पास गए, राज्य बनाए। हम समाज के एक वर्ग के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं तो उसके लिए राज्य के पास विधि के लिए जाते हैं। हमारी सारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार इतना व्याप्त हो गया है तो हम राज्य के पास जा रहे हैं, आप भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकपाल बैठाओ। आपके पड़ोस का एक राज्य, उसमें एक लोकपाल बनाया गया था, वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में रहा। एक राज्य में लोकायुक्त बनाए गए थे, उनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, उच्च न्यायालय को हटाओ, ये भ्रष्ट है। क्योंकि हम राज्य के पास एक संस्था के रूप में जा रहे हैं, समाज का नियंत्रण नहीं। भारतीय राज व्यवस्था में, भारतीय राजतंत्रों में
राजा स्वयं में कभी भी अनियंत्रित हो नहीं सकता था, क्योंकि उसके ऊपर धर्म का, समाज का, सबका नियंत्रण था। और वो समाज से बड़ी संस्था नहीं थी। राज्य कभी भी समाज से बड़ी संस्था नहीं थी। इसीलिए संभव हुआ कि भारत राज्य के रूप में, समाज के रूप में एक बना रहा, राज्य में भिन्न बने रहे, राष्ट्र के रूप में एक बना रहा, राज्य में भिन्न बने रहे। ये इसीलिए संभव हुआ क्योंकि प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक अधिकरण के रूप में आप भिन्न प्रवृत्तियों से चल सकते हैं। एक ग्रंथ है अवदान शतक। अवदान शतक में एक छोटी सी कथा है। कुछ व्यापारी हैं उत्तर भारत के, वो दक्षिणा पथ में व्यापार करने के लिए गए और उन्होंने जाकर वहां के सबसे बड़े व्यापारी से मिले। तो उसने पूछा, कस्तत्र राजेति, वहां किसका शासन चलता है आपकी तरफ? आजकल मतलब साउथ में, नॉर्थ में ऐसे। तो वो जो उत्तर भारत से गया है वो कहता है, केचित गणाधीना केचित राजाधीना। कहीं कहीं गणों का शासन है, कहीं कहीं राजाओं का शासन है। तो राज व्यवस्थाओं का एक दूसरा स्वरूप गणतंत्र के रूप में भी भारत में सहस्रों वर्षों से विद्यमान रहा। और वहां एक सामूहिक नेतृत्व की बात की रही। लेकिन उससे पीछे वापस जाऊं, राजा 7 अंगों में एक अंग है, एक सप्तांग है शासन का, उसमें एक अंग है राजा, जिसका मुख्य काम है समन्वय करना। वो स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। इससे पहले के सत्र में बहुत सारे लोग कुलपति बैठे थे, तो एक कथा सुनाता हूं। राम प्रातःकाल अपने सिंहासन पर बैठे और लक्ष्मण से कहते हैं, भाई बाहर कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो कोई समस्या लेकर आया हो, उन्हें देख कर आओ, बुला लो, हमें आज दूसरा काम कुछ और करना है, थोड़ा शीघ्रता करिए। लक्ष्मण बाहर जाते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं कोई नहीं है। श्री राम से आकर कहते हैं, आज कोई नहीं आया अपनी समस्या लेकर। श्री राम ने कहा, देखो भाई हम बैठ जाए अपने काम में, उठ नहीं पाएंगे, एक बार फिर से देखें। तो दोबारा चले जाते हैं, दोबारा कहते हैं, भगवान कोई नहीं आया। श्री राम कहते हैं, अच्छा चलो अंतिम बार एक बार और देखता हूं। अंतिम बार देखने के तो एक कुत्ता बैठा हुआ है, घायल है, उसका सिर फूटा हुआ है, खून बह रहा है, रक्त बह रहा है। लक्ष्मण को लगता है पता नहीं श्री राम ने इसी की वजह से भेजा हो, तो इससे पूछ लेता हूं, बताओ भाई कैसे बैठे हो आप? तो उसने कहा, महाराज भीतर जाने का तो मुझे प्रवेश मिलेगा नहीं शायद, तो आप आयो, मैं आपको अपनी समस्या बता देता हूँ। मैं तो चाहता हूँ श्री राम को बताऊं, मैं घायल हूँ और मैं चाहता हूँ, लेकिन आप। तो कहते हैं, अच्छा रुको मैं कुछ कराता हूँ। लक्ष्मण आते हैं, राम से कहते हैं, कुत्ता है, घायल है, सिर फूटा हुआ है, उसका रक्त बह रहा है, वो कह रहा है आपसे मिलना चाहता है, उसकी कोई समस्या है, बुला लिया। वो आ गया दरबार में। तो राम ने पूछा, बताओ कि तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? साहब मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, आप मुझे अभय दान दीजिए, आप मुझे दीजिए, आप मेरा संकट दूर करिए। राम ने कहा, बिल्कुल तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा, बताओ। तो वो कहता है, साहब मैं एक रास्ते में बैठा हुआ था, एक पंडित जी जा रहे थे कहीं, और उन्होंने अकारण मेरे सिर पर लाठी मार दी, मेरा सर फट गया है, रक्त बह रहा है, मेरा आप समाधान करो, मुझे इस कष्ट से दूर कीजिए। कौन है वो पंडित? उन्होंने कहा, ऐसे ऐसे पंडित जी थे। तो राम ने अपने कुछ लोगों को भेजा, वो पंडित जी को बुलवा लिया। पंडित जी दरबार में आ गए। उन्होंने पूछा, भाई तुमने इस बेचारे कुत्ते के लाठी क्यों मारी? ये तुम्हें कुछ कष्ट दे रहा था, भौंक रहा था, डरा रहा था, क्या कर रहा था? तो पंडित जी ने कहा, नहीं कुछ नहीं कर रहा था। तो फिर तुमने इसके लाठी क्यों मारी? साहब ये मार्ग में बैठा था, मैं जा रहा था, मैंने इससे कहा तू हट जा, इसने मेरी सुनी नहीं, मैंने लाठी मार दिया आवेश, इसका सिर फट गया। तो राम ने कहा, ये तो आपने अकारण इसको दंड दिया है, कष्ट दिया है, तो इसका आपका दंड निर्धारित होना चाहिए। हाँ साहब जो भी दंड है आप दिए। तो अब कथा में इसलिए सुना रहा था कि इस कथा में राम दंड नहीं निर्धारित करते। वो कहते हैं, बुलाओ भी जो जो दंड निर्धारण वाले, नियम बनाने वाले लोग उनको बुलाओ, और उनके सभा में वे लोग बुलाए जाते हैं। वो बातचीत तय करते हैं आपस में, इसको क्या दंड दिया जाए पंडित को, जो इसने इसका कारण। वो जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये तो मैंने इतने प्रसंग के लिए बताया कि निर्णय राजा स्वयं नहीं कर सकते थे। अब चूंकि कथा पूरी करनी आवश्यक है, नहीं आपको उत्सुकता बनी रहेगी तो बता देता हूँ। तो वो कुत्ता कहता है, महाराज ये मुझे नहीं चाहिए, इसको कोई दंड मत दीजिए आप ऐसे, ये आप जो आपने लोगों को बुलाया, ये पुस्तकें खोल रहे हैं अपने, ये नहीं चाहिए मुझे। तो क्या चाहिए?
मैं बताऊंगा इसको क्या दंड दिया जाना है। तो लक्ष्मण को आवेश आता, कहते हैं तुम कौन होते हो बताने वाले दंड, ये राजा है निर्णय करेंगे। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इन्होंने मुझे आश्वासन दे दिया था कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा, तो दंड मैं बताऊंगा। तो हीरामन जी उस दंड के लिए कहता है कुत्ता, कहता है भाई कलिंजर जगह है, वहां का कुलपति बना दो इसे, वहां गुरुकुल है इस पंडित को। तो राम को आश्चर्य होता है, कहते हैं भी इसको कुलपति बना दो, तुम तो इसे पुरस्कार दे रहे दंड देने की बजाय। हाँ वैसा है, मैं पहले विश्वविद्यालय का कुलपति था तो ये जब बन जाएगा तो इसे पता चलेगा अकारण कष्ट देने से क्या पीड़ा होती है। कुलपतियों को बड़ी अकारण पीड़ाएं देते हैं कुछ लोग, खैर वो कथा तो मैं इसलिए पूरी करने के लिए सुनाया। मैं बताना चाहता था, दशरथ राम को युवराज बनाना चाहते हैं और वो सुमंत्र उनका बहुत प्रिय पात्र है। सुमंत्र को बुलाकर कहते हैं मेरी इच्छा है मैं राम को युवराज बनाऊं। तो कहते हैं बड़ी अच्छी बात है। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पहले समिति में इस बारे में बातचीत कर लो, समिति में लोगों का मन टटोल लो क्या है। समिति में सुमंत्र लोगों से बातचीत करते हैं और बताते हैं समिति में सब लोगों की इच्छा राम को युवराज बना दिया जाए, सब इस विचार से सहमत है, अब आप घोषणा कर सकते हैं। दशरथ फिर कहते हैं अब तुम सभा से बात कर लो। आज के शब्दावली के अनुरूप नहीं है, सभा और समिति का स्वरूप, सभा छोटी होती थी, समिति बड़ी संस्था होती थी। फिर वो सभा में बात करते हैं सुमंत्र, और फिर दशरथ से आगे कहते हैं आप भी युवराज घोषित कर सकते हैं उनको, सभा में भी लोग सहमत हैं इस विचार से। कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं प्रस्ताव नहीं रखूंगा, प्रस्ताव किसी और की ओर से आना चाहिए, मैं राजा हूं मैं नहीं करूंगा। और फिर सभा में प्रस्ताव आता है तो दशरथ ऐसे बोलते हैं क्यों मैं बूढ़ा हो गया हूं क्या, प्रजा मुझसे अप्रसन्न है क्या, भविष्य के राजा के रूप में राम ठीक रहेंगे इसलिए हमें प्रस्ताव ला रहे हैं। क्या दशरथ सीधे प्रस्ताव लाकर निर्णय ले सकते थे क्या? इसका अर्थ है नहीं ले सकते थे स्वयं, इसका अर्थ है एक सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया विद्यमान थी। तो एक व्यक्ति के हाथ में, मैं उन तंत्रात्मक व्यवस्थाओं में नहीं जा रहा जहां कौटिल्य ने लिखा, कामंडक ने लिखा, शुक्ल ने लिखा, याज्ञवल्क्य ने लिखा, उन पर नहीं जा रहा, मैं केवल एक सामान्य सूचना से बता, राजा के पास निर्णय लेने के स्वयं के अंतिम अधिकार कभी नहीं। इसलिए आज की शब्दावली में कहूं तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों के सारे अधिकार केंद्रित एक व्यक्ति में नहीं थे, लेकिन उससे अधिक उसे लोकतांत्रिक होना था। और लोकतांत्रिक कैसे होना था? चुनाव नहीं होने, ईवीएम नहीं होना, बैलेट पेपर नहीं होना, आयोग नहीं होना, पर्यवेक्षक नहीं होने। तो आज की शब्दावली में हमें लगेगा ये कौन सा चुनाव हो रहा था, ये कैसे हो रहा था, कैसे निर्धारित हो रहा था, बस यही महत्वपूर्ण है। हमारी सारी व्यवस्थाओं में सबसे बड़ा संकट हमें इन राजनीतिक व्यवस्थाओं में किस बात का है? वो है संवेदनशीलता। हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं आज अधिकांशतः संवेदनहीन है, स्वार्थी है, भ्रष्टाचारी है। भाई भतीजावाद जिससे प्रधानमंत्री बहुत बार बोलते हैं, जिसके बारे में वंशवाद, उससे ग्रस्त है। व्यवस्था अपनी इन दुष्प्रवृत्तियों से लड़ने के लिए नई नई संस्थाएं खोजती है। दिल्ली में 2011 में यह आंदोलन चल रहा था तो मुझसे लोग कहते थे आप इसके समर्थन में क्यों नहीं हो, मैं उसके विरोध में था। बहुत ही कम लोग थे देश में उस समय विरोध में, उस लोकपाल के। तो मैं कहता था भाई अभी भी आप एक संस्था बनाना चाहते हो, उस संस्था में भी तो इन्हीं लोगों में से बैठकर आएगा कोई। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन करने वाले लोग वहां दिल्ली में आते थे, चौराहे पर रेड लाइट जंप करते थे, पुलिस वाले को 200 रुपए देकर, रिश्वत देकर पार हो जाते थे। लोग परिहास में कहा करते थे इतने हमारे इतने तुम्हारे, क्या कर लेंगे ना जाए। क्योंकि मनोवृत्ति में वो बैठ गया, ये बैठ गया कि मैं शासन व्यवस्था से बचूं कैसे ही। मैं और आप जो वेतन लेते हैं वो तो सरकार को दिखता है, उसके अतिरिक्त कुछ भी ऐसा मिल जाए जो सरकार को न दिखे, इस प्रयत्न में रहते हैं। क्यों? क्योंकि व्यवस्था ऐसी बन गई। प्राचीन भारतीय राजनीतिक दृष्टि हमारी हमेशा ऐसी रही कि ये सब सबको सबका लगे,
नेतृत्व में बैठे हुए व्यक्ति का ना लगे, जो भी किया जाए वो सबका हो। ये जो व्यक्ति को बड़ा बनाने की बात, व्यक्ति के निर्माण की बात थी, वो इस व्यवस्था में थी। उसका परिणाम था कि राजा को सारे शास्त्रों में, सारे ग्रंथों में पिता के रूप में कहा गया। प्रजा प्रजानाथ पितेव आसी, कालिदास कहता है प्रजा को पिता की तरह पालन करते हो आप। और जब भी कोई कष्ट आ जाए तो कष्ट के समय बंधु बांधव भी बाद में आएंगे, पहले तुम पहुंच जाते हो। तो वो कहता है जो तुम्हारे इनके पिता हैं वो तो केवल जैविक पिता हैं, तुम तो पिता के रूप में शासन करते हो। और जब युधिष्ठिर भीष्म से पूछते हैं तो भीष्म युधिष्ठिर को कहते हैं कि ये जो प्रजा है, हम आप अपने घरों में अपने युवावस्था से लेकर और आज तक ये जानते हैं कि सबसे अधिक सुरक्षित यदि मैं और आप अनुभव करते हैं तो अपने पिता की छत्र छाया में करते हैं। एक दूसरे पर आवेश में भी कहते हैं बाप का राज एक था, वो एक थे आपके पड़ोस के, शायद किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, वो भी एक है। ये जो पिता का पितृत्व है ये बहुत रक्षा प्रदान करता है। और भीष्म ने कहा कि जिस भी राजा के राज्य में प्रजा के लोग पुत्र की तरह निर्भया विचरिष्यन्ति, निर्भय होकर घूमते हो, स राजा राजा सप्तमा, वो श्रेष्ठ राजा है। माने उसे श्रेष्ठ राजा तब होना है जब उसके अंदर एक पितृत्व का भाव, संरक्षण का भाव हो। और वो कैसे होगा? प्रजानाम विनयाधानात्, प्रजा में विनय के आधान से, विनय माने डिसिप्लिन, विनय माने अनुशासन, विनय माने व्यवस्था, विनय माने विधि का शासन। प्रजानाम विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि, रक्षण सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, तभी उन्होंने बोला नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा। इस सुरक्षा में केवल सीमाओं की सुरक्षा नहीं आती, सारी सुरक्षाएं आती है। हमें तो खाद्य सुरक्षा भी करनी पड़ती है, जल प्रदूषित न मिले इसकी भी सुरक्षा, पर्यावरण प्रदूषित न मिले इसकी भी सुरक्षा, शिक्षा ठीक से मिल जाए इसकी भी सुरक्षा, महिलाएं हमारे घरों में सुरक्षित रहे इसकी भी सुरक्षा, कार्यस्थल पर न हो इसकी भी सुरक्षा, सब सुरक्षाएं आती। प्रजानाम विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि, और भरण पोषण, आजीविका, एम्प्लॉयमेंट। सपिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतु, उनके जो पिता थे वो केवल जन्म का हेतु थे, वो पिता के प्रशंसा। लेकिन ये जो संवेदनशीलता है ये एक स्थान पर नहीं, निरंतर आपको पूरे परंपरा में मिलेगी। इसलिए भारतीय राज व्यवस्था की दृष्टि, भारतीय शासन की दृष्टि में पितृत्व भाव तो है, लेकिन जैसे न्याय की स्थिति आएगी तो भीष्म ने ही युधिष्ठिर से कहा कि पिता की तरह तो इनका पालन करना, लेकिन जब न्याय करो, जब दंड निर्धारण करो तो निष्पक्ष हो जाना, तब निष्पक्ष रहना, तब भेदभाव न करना। तो किसी भी प्रकार से आज के सुशासन की जो आवश्यकताएं हैं उसको एक ऋषि हुए अत्रि, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है अत्रि संहिता, उन्होंने 5 सिद्धांत बताए छोटे छोटे। उन्होंने कहा दुष्टस्य दंड, जो दुष्ट है उनको दंडित किया जाना चाहिए। मैं जिस राज्य से आता हूं वहां थोड़ा अधिक बुलडोजर चला है कुछ सालों में, तो उसे दुष्टस्य दंड, दुष्ट दंडित नहीं होता तो हम आप चिंतित तो होते हैं। दही हांडी की हाइट कितनी होनी चाहिए ये निर्धारित करने वाली न्यायपालिका 5.5 करोड़ केसेस को निर्धारित नहीं कर पा रही। बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे लोग हैं जिनको यदि 5 साल की सजा होगी तो वो 10-12 साल से जेल में है, क्योंकि वो इतने पैसे नहीं दे सकते अपने उन वकीलों को। पुणे जी के दिल्ली के अखबार प्राय इन बड़े वकीलों की अपीयरेंस की, एक अपीयरेंस की फीस के बारे में खबर छापते हैं, और मैं और आप अपनी पूरे साल की जो आजीविका है उससे उन वकीलों को साध नहीं सकते।
ये हरीश मेरे से नाराज भी होंगे, वकीलों के बारे में ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन सामान्यतः मैं बहुत दुस्साहसी व्यक्ति हूं, इसलिए फिर से बोलता हूं, सामान्यतः भारत में न्यायपालिका दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। उच्चतम न्यायपालिका, उच्च न्यायपालिका तक सामान्य आदमी की पहुंच नहीं है, चाहे वो आर्थिक कारण हो चाहे अन्य कारण, और नीचे की न्यायपालिका में बहुत भ्रष्टाचार। 65 वर्ष की आयु में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं और प्राय वो एक भाषण देते हैं और कहते हैं न्यायपालिका में बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं प्राय कहता हूं इन्हें 65 साल लगे जानने में, मैं 20-21 साल का था तब भी जानता हूं भ्रष्टाचार, क्योंकि दुष्ट को दंड है ही नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति थे, वो जेएनयू, हमारे हीरामन जी जेएनयू से आते हैं, जेएनयू के प्रोफेसर थे। उन्होंने अपने जो शोध पत्र थे वो चोरी के किए हुए थे सारे, उनके खिलाफ एक केस चल गया दिल्ली में। आप लोग जो गए होंगे तो इंडिया गेट पर एक पटियाला हाउस नाम की कोर्ट है, पटियाला हाउस कोर्ट ने उनको सजा कर दी 2 साल की। 12 बजे उनको निर्णय सुनाया गया 2 वर्ष की सजा। अभी वो निर्णय सुनाया गया है, उसकी कॉपी मिली नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं हुई है। उसी गोल चक्कर में थोड़ा आगे जाके लेफ्ट में हाई कोर्ट है दिल्ली का, ठीक 2 बजे उनके पटियाला हाउस कोर्ट के निर्णय पर स्टे हो गया। वो आज तक स्टे में मुक्त घूम रहे हैं। आप और हम जानते हैं कि यदि किसी को दरोगा उठाकर ले जाए तो हैबियस कॉर्पस भी रखा रह जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण भी, और हम न किसी को खोज रहे होते हैं जिसके माध्यम से हम उसे किसी अपने को बचा सकें। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में सेवा करता था, विश्वविद्यालय में टीचर था। वो एक ड्राइविंग लाइसेंस कहीं खो गया, गिर गया। किसी ने मेरे से कहा इसकी एक एफआईआर करानी। मैं विश्वविद्यालय का टीचर था, वहां गया थाने में, चलो एफआईआर करानी है, इसकी रिपोर्ट लिखनी है। मैंने कहा एफआईआर करा देना, मोहर लग जाएगी थाने की, इतना बस आप आरटीओ ऑफिस में दे दे। मैं गया, गेट पर जो संतरी थे उन्होंने मुझे ठीक से धमकाया, कौन तुम, कैसे आगे, क्या आगे, क्यों आगे। मैं थोड़ा कम डरा उनसे, मैंने कहा एक एफआईआर लिखानी है, तो उन्होंने मुझे भीतर जाने दिया। कोई और होता तो वहीं से निकल लेता। भीतर गया तो वो एक मुंशी जी जो थे, उन्होंने मुझसे कहा कहाँ गिर गया था। मैंने उन्हें जगह बताई, बोले वहीं का थाना ढूंढो, वहीं जाओ, कोई एफआईआर नहीं लिया जाए, बता दिया मुझे। मैं बाहर निकला, जिस शहर में मैं सेवा करता था उस शहर का बोनाफाइड लफंगा एक मुझे मिला, बोनाफाइड लफंगा। वो मिला, उसने मुझे देखा, प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए, गुरुजी आप क्यों कहाँ थाने में? मैंने कहा मैं तो आया था एक एफआईआर लिखाने, एक लाइसेंस हो गया। तो उसने कहा अरे निकल एफआईआर। नहीं मुझे तो भगा दिया उन्होंने। मैंने बड़े सम्मान से बताया मुझे भगा दिया वो। तो बोला अरे आओ मेरे साथ आओ। जैसे ही वो मेरे साथ गया, वो लफंगा था, मैं विश्वविद्यालय का शिक्षक था। मैं गया, वो दोनों संतरियों ने उसे सलाम ठोका, मुंशी खड़े हो गए और उसने पूछा दरोगा जी कहाँ? तो उसने कहा भीतर बैठे। वो भीतर लेकर गया मुझे और दरोगा से कहा मेरे गुरुजी हैं, इनके लाइसेंस हो गया है, इनको एफआईआर लिखानी है। तो उस दरोगा ने तुरंत वो मुझे तो बैठाया, पानी पिलाया, उसी मुंशी को बुलाया और कहा इनकी एफआईआर लिख दो, मोहर लगा दो, दे दो। दुष्टस्य दंडः, व्यवस्था दुष्ट को दंड दे। सुजनस्य पूजा, जो अच्छे लोग हैं उनका ध्यान रखे। मैंने बता दिया आपको अच्छे लोगों का ध्यान के उदाहरण, मैं छोटे छोटे उदाहरण सुनाता हूं इसीलिए। सुजनस्य पूजा और न्यायेन कोशस्य ही वर्धनम च, कोश का वर्धन न्यायपूर्वक करिए, अन्यायपूर्वक नहीं, टैक्स टेररिज्म नहीं। 147 करोड़ की जनसंख्या में अनेक वर्ष से प्रयास करने के बाद भी आज इस समय 7 करोड़ इनकम टैक्स क्लियर नहीं है। 7 करोड़, 140 करोड़ भूखे नहीं मर रहे। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनके पास, आप शिक्षा को आप देखते होंगे, इनके पास तो अट्टालिकाएं हैं, वो बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों की गाड़ियां लेकर घूमते हैं, वो साल भर में 18,000 रुपए टैक्स देते। वो मनमोहन सिंह कर गए थे 18,000 दे दो और मुक्त रहो। और आप जो भी कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, 15 रुपए कॉपी के हिसाब से 100 कॉपी भी आपने जाती तो उसमें भी टैक्स काट लेते हो आप।
इसी से तो बचना चाहते हैं आप, टैक्स टेररिज्म। उसे कहा न्यायेन कोशस्य हि वर्धनम च, सारे शास्त्र बताते रहे ऐसे लो जैसे माली फूल चुनता है, ऐसे लो जैसे गाय से ग्वाला दूध निकालता है, उसका शोषण नहीं करता, जो मिल गया इससे सारा ले लो, जो नहीं दे रहा उससे बजे ले लो। ये नहीं है, न्यायेन कोशस्य हि वर्धनम च। और फिर है अपक्षपात, पक्षपात रहित, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अपक्षपात, पक्षपात विहीन होना, भेदभाव नहीं रखना, भेदभाव रहित व्यवस्था। और निज राष्ट्र रक्षा, अपने राष्ट्र की रक्षा किसी की दशा में। पंचैव धर्मा कथिता कृपाणाम, राजाओं के शासन व्यवस्थाओं के ये 5 ही धर्म हैं। अब ये धर्मों का पालन करते समय राजा कैसे संवेदनशील बने, ये महत्वपूर्ण है। 2 छोटी छोटी कथाएं सुनाऊंगा, बात पूरी करूंगा। एक गुरुकुल है, राजा कैसे कार्य करता है उसका एक उदाहरण सुनाना चाहता हूं। एक गुरुकुल है, गुरुकुल में सभी प्रकार के विद्यार्थी पढ़ते हैं। मैं सोचता हूँ आज के हिसाब से चलो तो सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिवर्सिटीज है, लेकिन वो सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिवर्सिटी आज जैसी इसलिए नहीं है, आज की जो सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिवर्सिटी में पूरा टिप्पणी करने की बजाय कहूँ उनके जैसी नहीं है। गुरुकुल में सब प्रकार का विद्यार्थी आएगा, किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी है, कोई राजनीतिक स्थिति अच्छी है, किसी की नहीं है। विद्या पूर्ण हो गई, वहाँ परीक्षा नहीं है, गुरु को समझ में आ गया इसकी दीक्षा हो गई, अब इसको समावर्तन करना है, समाज में जाएगा, अपना जीवन जिएगा। तो समावर्तन संस्कार हो गया, विद्यार्थी सब चलते समय गुरु को प्रणाम करते, कुछ गुरुदक्षिणा देते। एक विद्यार्थी है बहुत विपन्न है, उसके पास कुछ नहीं है, चाहिए परिवार में कुछ, लेकिन उसको बड़ा आत्मसम्मान है, मैं विदा हो रहा हूं तो गुरु को गुरुदक्षिणा दूं। गुरु से आग्रह करता है, गुरु जी गुरुदक्षिणा में क्या दूं मैं? गुरु ने कहा तूने प्रणाम किया, स्पष्ट किए, मैंने तुझे आशीर्वाद दिया, तूने विद्या प्राप्त की, प्रसन्न रह जा। वो अधिक आग्रह करता है, अधिक आग्रह के दुष्परिणाम आप जानते हैं, यम नचिकेता संवाद में नचिकेता को अधिक आग्रह पे भेज दिया था उदालक यम के पास। वो अधिक आग्रह करता है, गुरु को आवेश आ जाता है, क्रोध आ जाता है, और क्रोध में कहते हैं तूने मुझसे 14 विद्याएं पढ़ी, जा तू 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लेकर आ गुरुदक्षिणा में, जा। चला गया, जी गुरुदेव कह के चला तो गया, कहां जाए? तो इतना बड़ा धन तो महाराज रघु के पास मिलेगा, वहां चलता हूं। रघु ने तभी तभी विश्वजित यज्ञ किया है जिसमें सब कुछ दान में दे दिया, केवल एक जोड़ी वस्त्र पहन रखे, बस और कुछ नहीं उनके पास। और वहां पहुंचा तो रघु के कार्यकर्ताओं ने स्वागत में बैठाया, जल जो आया वो मिट्टी के पात्र में आया, राजा से मिलने गया, वहां उसकी दशा देखकर उसका साहस नहीं हुआ कहने का मैं क्यों आया। रघु ने कहा स्नातक आप क्यों आए हो, बताओ क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है? कहता नहीं छोड़िए, मैं कुछ और सोच कर आया था, अब नहीं कहता। नहीं आप कहिए। तो वो कथा बताता है, मेरे गुरु से ऐसे से मैंने कहा 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, उन्होंने कहा कोटिष्ठ तस्रो तस्चा हरेति गुरु से कह दिया, तो सब प्रभेदे वर्तंत शिष्य, वर्तंत ऋषि का शिष्य है। तो रघु कहते हैं अच्छा ये तो बड़ी समस्या हो गई, ऐसा करते हैं आप उनको मैं कुछ करता हूँ। तो उसने कहा महाराज आपके पास तो अपने कुछ नहीं है, मुझे कहां से दोगे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं? कहते नहीं मेरे पास से कोई खाली हाथ जाए मांगने के बाद ये भी ठीक नहीं है, रुको मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था करता हूँ। अतिथि गृह में उसने रहने की व्यवस्था कर दी और अपने लोगों को बुला लिया, भाई इसकी कुछ तो इसकी सहायता करनी है, कहीं से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं आनी चाहिए, कहां से आएंगी? तो सहायक लोग बताना शुरू करते हैं, उस राजा पर अर्पण कर दो, उस राजा पर अर्पण कर दो, वहां मिल जाएंगे। तो हिसाब लगता है कि किसी के पास 14 करोड़ उतनी नहीं हुई तो अर्पण करने से लाभ क्या होगा, 2 पर नहीं कर सकते, तुरंत इसको करना है। तो विचार ये हुआ कुबेर पर अर्पण कर देते सीधे, कुबेर पर तो होंगी। और इस विचार विमर्श का परिणाम ये हुआ कि राजा रात को रथ में सो गया कि सवेरे अर्पण करना ही है, तो भवन में जाऊं रात में फिर सब बदलूं, आलस्य आए, रथ में सो गया। ये कथा है कालिदास के रघुवंश की। और रथ में जब सो गया तो सवेरे शोर हुआ बहुत, तो उससे नींद खुली और लोगों ने कहा महाराज आश्चर्य हो गया, क्या हुआ? तो पूरा कोष भर गया, रात में पूरा कोष भर गया। फिर से जैसे हुआ तो लगता ही है कि कुबेर को शायद ये भय हो गया, ये आक्रमण करेगा, लाएगा, सेना लाएगा, इतना कष्ट सहन करेगा, उसके बाद भी दे रहे हैं, ऐसे ही दे देता हूं, उनका कोष दिया। तो राजा सवेरे उस शिष्य को बुलाता है, कौन से को, और कहता है महाराज ये कोष मेरा भर गया, ये सारा कोष आप ले जाओ।
बहुत से कहता है महाराज मुझे केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु को देनी है, मुझे केवल उतनी चाहिए, एक भी कम नहीं एक भी अधिक, मेरे को इससे अधिक नहीं चाहिए। राजा कहता है ये जो आया है कोष में धन, ये मेरा अर्जित किया हुआ नहीं है, इसलिए मैं इसे रखूंगा नहीं। कहता है जनस्य साकेत निवासिनस्तम भावक्यताम अभिनंद्य सत्तु राजा को इच्छा है कि मेरे पास अपना कमाया नहीं है, तुझे नहीं रखना। न्यायेन कोशस्य वर्धनम च, न्याय पूर्वक कोष का वर्धन करना है। ऐसा ना हो 8 साल बाद प्रधानमंत्री मालक से प्राचीर से कहे कि 8 साल हमने जीएसटी बहुत दे दिया, अब आपको कुछ दिवाली पर तोहफा देंगे, ये न कहना पड़े। न्यायेन कोशस्य वर्धनम च, राजा को शासक को संवेदनशील होना है किसी भी दशा में, इसलिए उसकी परिभाषा ही भीष्म करते हैं राजा प्रकृति रंजना, प्रकृति का प्रजा का रंजन करे, उसे प्रसन्न रखे, उसे खुश रखे। अब एक शब्द और है प्रजा, मैं प्राय इस पर अटकता हूं, मुझे लोग अंग्रेजी पढ़ने वाले कहते हैं तो सब्जेक्ट्स है, और जैसे आप सब्जेक्ट्स कहते हैं तो सर्विट्यूड आता है, दासत्व आता है। एक वैदिक मंत्र है हमारे आपके परिवारों में, जब भी कोई शुभ कार्य होता है पंडित लोग आते हैं, पुरोहित लोग, बहुत बार क्या हो गया है, मैं ये बात भी साहस से बहुत अनेक वर्ष से कह रहा हूँ, 30-35 वर्षों से विश्व ने, तो मोदी जी के समय थोड़ा ऐसा हुआ कि योग दिवस मनने लगा, संसार के बहुत सारे देशों ने इसे स्वीकार कर लिया कुछ वर्षों से, लेकिन और पीछे जाएं तो योगा था, योगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने योगा खोला, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स खोल दिए। तो मैं कहता हूँ कि जिस दिन विश्व के अमेरिका विशेष रूप से या इंग्लैंड विशेष रूप से, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, ये इस तरह की विश्वविद्यालय जब योगा योगा कहने लगे तो हम भी योगा योगा कहने लगे। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि मेरे जीवित रहते रहते ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इस तरह के विश्व के बड़े विश्वविद्यालय जिस दिन अपनी रिसर्च से उनके बड़े लोग संस्कृता बोलेंगे, उस दिन हम आपकी संस्कृता पढ़ रहे होंगे विश्वविद्यालयों में, संस्कृता ऐसी आएगी। तो संस्कृता माध्यम से आ रही, तो क्या है कि पूरी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी शासक को संपूर्ण अधिकार नहीं है, उसे संवेदनशील होना है। उसकी संवेदनशीलता किसी भी प्रकार के ग्रंथ में, किसी भी प्रकार की रचना में इस रूप में मिलती है। एक छोटी घटना और सुना, एक व्यापारी है, समुद्री व्यापारी है, वो व्यापार करने के लिए कहीं बाहर गया है, काफी धनवन कमा लाया है, लौट कर आता है तो वो उसकी यात्रा के समय मृत्यु हो जाती है। तो अब ये हुआ कि इसके परिवार में कोई है क्या, तो उसके कोई संतान नहीं है, तो इसके धन का क्या होगा। तो जो कर्मचारी है राजा के, वो एक नियम पुस्तिका लाते हैं और कहते हैं जब जिसके घर में कोई संतान नहीं है उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका धन शासन का हो जाएगा, राज्य का हो जाएगा। तो वो राजा पूछता है कि भाई इसके परिवार में कोई है क्या, इसकी पत्नी है, वो भी गर्भवती है। तो राजा कहता है फिर तुम्हारा कैसे हो जाएगा, राज्य का कैसे हो जाएगा धन। तो उसके अधिकारी लोग कहते हैं नहीं साहब, नियम यही बना हुआ है। कहता है नियम बना है तो नियम तोड़ दो, नियम बदल दो, और मैं बदल देता हूँ। और वो घोषणा करता है ये न युज्यन्ते प्रजास्तिक्तेन बन्धुना सस पापाद्रिते तासां दुष्यन्ते विष्टदाम। ये घोषणा कर दो कि जो भी जिससे वियुक्त हो गया हो, जिसका भाई ना हो उसका भाई में हो, जिसका पिता ना हो उसका पिता में हो, जिसकी बहन ना हो उसकी बहन में हो, जिसकी माता ना हो उसकी माता में हूं, मैं हूं प्रजा के उन सब सुख दुखों में पाप के पापाद्रिते तासां। ये जो भाव है, ये भाव मूलतः संवेदनशीलता का भाव है। मैं ऐसे बहुत सारे अपने विद्यार्थियों को जानता हूं जो शासन व्यवस्थाओं के अपने अनुकूल होने के परिणाम स्वरूप अपने आचरण व्यवहार बदलते हैं। विश्वविद्यालय में जिस मकान में रहता हूं
तो उसके सामने से एक बड़ी सी गाड़ी लेकर एक बच्चा शाम के समय निकला। मैं कहीं किसी को विदा कर रहा था और वो मुझे देख कर रुका। उसकी गाड़ी पर काले फिल्म चढ़ी हुई थी शीशों पर। सुप्रीम कोर्ट में मना कर रखा है, हमको आपको ये पता है। तो वो उतरा, आया, उसने प्रणाम किया, बैठ हुए और उसके बाद आशीर्वाद देने के बाद मैंने उससे कहा तुमने अपनी गाड़ी की शीशों पर एक फिल्म कैसे चढ़ा रखी है, ये तो उसके न्यायालय ने मना कर रखा है। तो उसने कहा हाँ सर, ये रास्ते में एक दरोगा ने भी मेरी गाड़ी रोकी थी, उसने भी मुझसे कहा था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले मैंने उसे गाड़ी की चाबी दे दी कि भाई तुम चाबी रख ले, मैं भैया से मना लूंगा। भैया अखिलेश भैया चीफ मिनिस्टर बन गए ना। शासन व्यवस्थाओं में हम आप इतने वर्षों से देखते होंगे, एक व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए आता है प्रतिनिधि के रूप में, उस समय वो किसी की बाइक भी मांग कर लाया होता है और बाद में वो स्कॉर्पियो की लेन में चलता है। हमारे आपके देखते देखते होता है। कौटिल्य ने राजाओं को पहले दिन से निर्धारित कर दिया, सिर्फ प्रजा के हित में ही तुम्हारा हित है, इससे अतिरिक्त कोई हित नहीं है। और निरंकुश शासन व्यवस्थाओं के लिए सारी शास्त्रीय परंपरा उनको सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से दंडित करने के प्रावधान करती है निरंतर। इसलिए मेरे पास ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि भारत में न्याय की और शासन की जो दृष्टि रही है वो मूलतः संवेदनशीलता की ओर रही है। वो संवेदनशीलता ही उन्हें विधि के शासन की ओर प्रवृत्त भी करती है। इसलिए शासन व्यवस्थाओं का मुख्य काम सामाजिक परिवर्तन नहीं है। सामाजिक परिवर्तन, ये एक दुर्घटना हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अधिकारपूर्वक बोलते हैं कि मेरा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ संविधान है। हमारे आपके लिए राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में भारतीय संविधान सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। हमारा आपका उसमें संपूर्ण विश्वास है और अंग्रेजों से पराधीनता समाप्त होने के बाद 26 जनवरी 1950 को उसे अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किए जाने के बाद से आज तक शासन में बैठे हुए लोगों ने उस संविधान के साथ जो भी व्यवहार किया हो, आप आपका उल्लेख किया था, इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो भी व्यवहार किया हो उसके रहते हुए भी मेरी आपकी संविधान में शून्य आस्था विश्वास है और उसी से हमारा ये वर्तमान लोकतांत्रिक स्वरूप और संरचना प्रभावमान है, विद्यमान। लेकिन अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 के बाद सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के दायित्व देना एक दुर्घटना थी। हमने अपनी सारी समस्याओं के समाधान संवैधानिक व्यवस्थाओं में खोजने प्रारंभ किए, उसका ही दुष्परिणाम है। मैंने आपने मैं इससे क्षमा मांग के फिर से बोलता हूं, आपने, हमने सबने फिल्मों में भी और सामान्य जीवन में भी देखा होगा, किसी भी न्यायालय में मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं मैं सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा और असत्य के सिवा कुछ नहीं बोलते। मैं बहुत साहस के साथ आप सबसे पूछता हूं, भारतवर्ष में बात पूछता हूं, मैं और आप या कोई भारतीय परंपरा का व्यक्ति क्या अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर झूठ बोल सकता है? क्या किसी में है इतना साहस? मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूं झूठ बोल दे? ये कहां से आता है? ये आता है संस्कार से, ये आता है परिवार से, ये आता है परंपरा से, ये आता है हजारों वर्ष से मेरे आपके रक्त में जो बह रहा है उस सनातन शाश्वत भारत वंश से आता है। लेकिन उसकी बजाय हमने पुस्तकें ढूंढ ली, इस पर रख देंगे तो ऐसा बोलेंगे, इस पर रख देंगे तो ऐसा बोलेंगे। हमारी इस परंपरा में से बहुत कुछ है। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ आज ऐसा पुरातन पंथी नहीं। संस्कृत के नाटकों में उनका मंचन होता था, कालिदास के पहले नाटक का मंचन हो रहा है और से नटी और सूत्रधार आपस में बात कर रहे हैं, पूछा भी किसका नाटक है? कालिदास का नाटक है। कालिदास कौन है? कोई पुत्र इतने बड़े बड़े साहित्यकार हो रहे थे, कौन ले आया आप नया?
तो नए पुराने का जो संघर्ष है उस संघर्ष को कालिदास संबोधित करते हैं और दीनदयाल उपाध्याय ने इसको अपने एकात्म दर्शन में उल्लेखित किया है। उपाध्याय जी ने भी लिखा है इसको और मैं प्राय बोलता हूँ। वो कहता है पुराण नित्य और साधु, सारा जो पुराना है सारा साधु नहीं है। जो नया है वो अनवद्य नहीं, उपेक्षणीय नहीं है। संतः परीक्षा न्यतरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्ययनेय बुद्धे। जो समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं, बुद्धिशाली लोग हैं, वे परीक्षण करके निर्णय करते हैं, मूढ़ दूसरों का अनुसरण मात्र करते हैं। हम हजारों वर्षों की उन्नत परंपरा के अनुयायी, हम किसी का अंधानुकरण नहीं कर सकते। हम प्रत्येक विषय पर प्रश्न खड़ा करते हैं। हमने हमारा एक 7-8 साल का बच्चा जाकर यम से प्रश्न कर लेता है। हमारा एक युद्ध में, युद्ध क्षेत्र के बीच में खड़ा होकर अर्जुन कृष्ण से प्रश्न कर लेता है। हमारी प्रश्नों की बड़ी पुरानी परंपरा है। हमारी जिज्ञासा ही हमें सत्य के अनुसंधान की ओर ले जाती है, जो भारत बनाती है हमको। इसलिए हम अंधानुकरण नहीं कर सकते, लेकिन अपने अतीत से भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हम वर्तमान को संबोधित करते समय अपने अतीत की ओर एक दृष्टि रख सकते हैं और भविष्य की ओर दृष्टि रख सकते हैं। वो भविष्य की दृष्टि यदि अतीत से संबद्ध है, वर्तमान से संबोधित है, तो अधिक परिष्कृत, अधिक परिमार्जित होगी। मुझे लगता है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का भारतीयकरण करने के लिए भारतीय पारंपरिक ज्ञान में से बहुत कुछ ऐसा है जो उपादेय, प्रासंगिक हो सकता है। उसकी ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बहुत ही प्रभावशाली रहे। मुझे लगता है यहाँ जितने भी श्रोतागण बैठे हैं इन सबको भी बहुत ज़्यादा महसूस हुआ होगा कि हम मतलब आपने जितनी बातें कही उसमें से मुझे मतलब खुद ये आपने जैसे मैं भी वहाँ बैठ के सुन रही थी तो मैं यही सोच रही थी। हम जब फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं लॉ तो हमें ये बताया जाता है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ इज वेद, गीता, ग्रंथ, उपनिषद। लेकिन इस बात की गहनता, इसका इतना विस्तृत विवरण आज पहली बार सुनने को मिला। आपकी बातें सुन के अंदर से और ऐसे विचार आ रहा था कि लोकतंत्र की परिभाषा हम आज तक जो समझ रहे थे, हमें पुनः विचार करने की आवश्यकता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी बातें, बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें हम सबको बताई। अब हम सत्र को आगे लेकर चलते हैं। आप में से किसी को भी जो भी आपके मन में सवाल हैं, जो प्रश्न है, वो आप एक अपने पेपर में लिख के हमारे कार्यकर्ताओं को दे सकते हैं। मतदान करने आते हैं जिन्हें मतदान का मतलब ही नहीं मालूम है और वो मतदान करके जाते हैं, कहाँ लगाना है, क्या करना है, कुछ किसी से उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसका बोध ही नहीं है। तो उससे मुझे ये प्रश्न निकल के आ रहा है कि वर्तमान में क्या हमें फिर से यह चिंतन करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक नागरिक को मताधिकार होना चाहिए, या प्रत्येक नागरिक को अगर मताधिकार मिलता है तो सभी के मताधिकार का मूल्य समान होना चाहिए क्या? उस वक्तव्य में एक प्रश्न तो नहीं मेरा, मैं उसमें एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ। एक शासन व्यवस्था में चाणक्य बात कर रहे थे, तो चाणक्य ने एक शासन व्यवस्था में उन्होंने बोला कि एक राजा को कर जो है बादलों की तरह कर लेना चाहिए। जैसे बादल जो है नदियों, झीलों और समुद्र से पानी लेता है, और जब वो कर वापस करे तो बारिश की तरह वापस करे और पूरे समाज को, पूरे धरती को पूरा हरा भरा कर दे। तो एक शासन व्यवस्था के मुझे याद आया, मैं किसी बुक में पढ़ रहा था ये, तो चाणक्य ये बात मुझे उसको एड करना चाह रहा था। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अनुकूल समय चल रहा है, इसके बावजूद भी धर्मांतरण चरम पर है। इसे रोकने के लिए साधारण व्यक्ति की सोच में क्या परिवर्तन लाना चाहिए, और इसमें शिक्षक या अध्यापक के तौर पर हमारी क्या जवाबदारी है, जिम्मेदारी हो सकती है? यदि 100 मतदान लोग हैं, when there are 100 people who are casting their votes, यदि वहाँ पे 3 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, A, B और C, एक को मिला 33, एक को मिला 33, एक को मिला 34 जिसको मिला वो जीता हुआ है। 66 लोग उसको नहीं चाहते, हालांकि आप हम लोग कर रहे हैं कि लौटा कर बदली, फिर भी इसमें भी बहुत इलेक्शन प्रोसेस गलत है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं आगे भी?
चलने वाली प्रक्रिया भी है, वो आज भी समाप्त नहीं होगी, वो चलेगी। इसलिए चुनावी व्यवस्था में क्या क्या होगा उस पर मैं बहुत विस्तार में नहीं जा सकता। उसका कारण बहुत साल पहले आपको याद होगा, हम लोग, मैं तो राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, हम लोग अपनी कक्षाओं में राजनीति का अपराधीकरण पढ़ाए, राजनीति में अपराधी आए, वो उनकी सहायता के लिए आए थे पहले, बाद में वो खुद चुनाव लड़ने लगे, फिर जेल से चुनाव जीतने लगे। तो फिर क्या हुआ, निर्वाचन जो हमारा अधिनियम है उसमें परिवर्तन किया गया, और ये हुआ कि साहब आप पर यदि केसेस हैं तो आपको बताने पड़ेंगे, और आपके पास यदि धन बहुत है तो वही बताना पड़ेगा। तो हमें लगा लोग संकोच करेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति घोषणा करता है मेरे ऊपर 17 केस हैं, बता देता है, उनमें से 4 बलात्कार के हैं, 2 लूट के हैं, 1 हत्या का है, बता देता है, तो वो लड़का खत्म होगी। मेरे पास 700 करोड़ रुपए की संपत्ति है, बता देता है, अखबार बड़े मजे से छापते हैं, इतने करोड़पति। तो ये बदलेगा, धीरे धीरे बदलेगा। एक समय में ये स्थिति भी नहीं थी, तो मैं तो आशावादी व्यक्ति हूँ, इसलिए भास्कर जी मैं सोचता हूँ ये सब बदलेगा। अरुण जी का सवाल थोड़ा सा और भिन्न है, आम आदमी तक कैसे पहुंचे। मैं इसे ऐसे कहता हूँ, ये यात्राएं भारत ने, मेरे साथ कल अजीत जी यात्रा में थे, हम बहुत विचार विमर्श कर रहे थे। हम इस खराब दशा में आए भी तो बहुत वर्षों में, मैंने इतने उदाहरण दिए आपको, शकोने होने से लेकर कब से, तो कई हजार साल तक हम ये कष्ट झेलने के बाद इतने ऐसे हुए हैं, तो हमें और अच्छा होने में भी अभी समय लगेगा। ये अनुकूलता तो अभी अभी शुरू ही है। आप ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में थोड़ी अधिक अनुकूलता जानते हैं, मैं जहां से आता हूं वो अनुकूलता भी नहीं जानता था, इसलिए कहता हूं ये अनुकूलताएं तो अभी प्रारंभ हुई है, लेकिन राजनीतिक अनुकूलताएं मात्र काम करने के लिए पर्याप्त नहीं होती, ये भी समझिए। केवल राजनीतिक अनुकूलताओं से काम नहीं होता, व्यवस्था परिवर्तन नहीं करना, मानसिकता परिवर्तन करना है। इसलिए मानसिकता परिवर्तन ना तो शिक्षा संस्थाएं के लिए करेंगी, ना राजनीतिक व्यवस्थाएं करेंगी, मेरे आपके परिवार करेंगे, मेरे आपके मानस करेंगे, उसमें समय लगेगा, वो एक धीमी प्रक्रिया है। तो उस धीमी प्रक्रिया के लिए धैर्य रखिए। एक चौथे और कौन थे, हाँ कब जिन्होंने कहा शिव पूछे थे, उन्होंने ठीक है भाई साहब आप बोले, ऐसी बोलो, आपकी तो बुलंद आवाज आएगी, 1.25 लाख से 1 लाख। आपने अपने जो व्याख्यान है उसमें अभी के जो वर्तमान समय में जो लोकतंत्र है जिसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उससे ज्यादा उचित और न्याययुक्त व्यवस्था हमारे प्राचीन काल में जो राजाओं की व्यवस्था थी वो थी, ये आपने अपने व्याख्यान में सिद्ध किया। मेरा प्रश्न ये है कि राजाओं के लिए जो निर्देश दिए गए, आपने बहुत सारे उदाहरण बहुत सारे ग्रंथों में बताए, क्या उन सारे राजाओं के लिए दिए गए दिशा निर्देशों को संकलित कर एक भारतीय संविधान का निर्माण किया जाना संभव हो सकता है? नाम जी आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन एक समस्या है, भारत बड़ा अद्भुत देश है। आदिशंकर का उल्लेख प्रातः काल हो रहा था। आदिशंकर महेश्वर है मध्य प्रदेश में, स्थान कहते हैं, वहाँ बिहार वाले कहते हैं दरभंगा के पास। आदिशंकर मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने गए, और शास्त्रार्थ करने गए, यहाँ तो बता दिया कि उभय भारतीय उनकी हो गई, निर्णायक हुई। मैं उससे आगे की कथा में जाता हूँ। आदिशंकर जिस आयु में गए तब तक वो सारे शास्त्रों का टीका लिख चुके थे, बड़े विद्वान। और जब गए तो उन्होंने, मंडन मिश्र जब पराजित हो गए तो उन्हें शिष्य बना लिया। मंडन मिश्र ने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया और उन्होंने उन्हें नाम दिया सुरेश्वराचार्य, मंडन मिश्र को। तो मंडन मिश्र से उन्होंने पहला जो काम बताया वो सुनिया। आदिशंकर ने मंडन मिश्र से कहा कि उक्तम, जो मैंने अब तक कहा है इसे पढ़ो, इसे देखो ठीक से। अनुक्तम, जो मुझसे रह गया है, गुरु का साहस कि जो मुझसे रह गया है इस पर टिप्पणी करो। दुरुक्तम, जो मैंने गलत कह दिया है, उचित कह दिया है, शुद्ध कह दिया है, वो भी बताओ। और वार्तिकम, इसकी समीक्षा लिखो। भारत हमेशा से ऐसा रहा, किसी के पास नीति नहीं रही, कोई अंतिम ग्रंथ नहीं लिख सकता था। यदि अंतिम ग्रंथ लिखता, आज के लोग जो राजनीति करते हैं वो समझते नहीं कि मनुस्मृति अंतिम ग्रंथ थी नहीं, स्मृति की भी ये बहुत बड़ी परंपरा है। तो आज कोई ऐसा संविधान लिख दिया जाएगा वो भी अंतिम ग्रंथ नहीं हो सकता।
हमें अंतिम ग्रंथ पे जाना ही नहीं है। एक ग्रंथ जो अंतिम बात कहते हैं ऐसी हमारी संभावना होती नहीं। हम तो जिज्ञासा करेंगे, उसे ही प्रश्न करेंगे। मुझे दुख होता है सोचकर, सुनकर, समझकर आज कि आप श्री राम पर प्रश्न कर सकते हैं, श्री कृष्ण पर प्रश्न कर सकते हैं, शिव पर प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे राजनेता पिछले कुछ सालों के हुए, उन पर आप प्रश्न करोगे तो कष्ट हो जाएगा। ये कैसे हुआ है? इसलिए भारत की परंपरा निरंतर स्वयं को परिमार्जित करने की है, परिष्कृत करने की है। मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं कि कोई ऐसा ग्रंथ हो जो भारत के भविष्य, वर्तमान और अतीत तीनों को एक साथ संबोधित करता हो। यदि वो होगा तो फिर वही इल्हामी ग्रंथ हो जाएगा, जिससे बदलना मुश्किल हो जाएगा, और वो गुस्ताखे उसकी पुस्तक की एक सजा सरपंच से जुदा, सरपंच से जुदा वो हो जाएगी। भारत इस परंपरा को नहीं मानता। आप जो विचार रखते हैं, मेरे आपके विचार सहमत ना हो, तब भी हमारे आपके एक दूसरे को सम्मान करने की अनिवार्यता मनुष्य के रूप में बनी रहनी चाहिए। इसलिए मैं स्वयं से वर्षों के अनुभव से ये मानता हूँ, वन साइज फिट्स फॉर ऑल ये अवधारणा ही अशुद्ध है। अलग अलग स्थान की अलग अलग आवश्यकताएं हैं। भारत में वैविध्य का देश है। इसका अर्थ ये नहीं है मैं कहना चाहता हूँ संविधान ना हो, बस ये हो कि प्राचीन भारतीय परंपरा में से बहुत कुछ ऐसा जो काम का हो सके, उसको कैसे आज कस्टमाइज भारतीय व्यवस्था कर सकती है वो कर दिया जाए, ये मेरी समझ है। तो एक और आपने जो उत्तर दिया उससे संबंधित एक और प्रश्न किया, ये निरंतरता और स्वतंत्रता और जो आप अंतिम दंड की बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्या इसी का परिणाम है कि आज भारतीय कोई नियमों को ही नहीं मानता, या नियमों पर चलता ही नहीं, या नियमों से डरता ही नहीं? बताता हूं है क्या राज्य व्यवस्थाएं, मैंने बोला था माफी चाहती हूँ मैं एक दो वाक्य सुनाता हूं। राज्य व्यवस्थाएं पक्षपात से नहीं उठेंगी तो समस्या होगी। ऐसा कैसे संभव हुआ कि 3 महीने 4 महीने भारत की राजधानी के एक क्षेत्र को कुछ लोगों ने एक कानून की दुर्व्याख्या, स्पष्ट व्याख्या मिली थी, उसके काम पर रोक दिया। ऐसा कैसे संभव हुआ कि 3 से 4 हजार आदमियों ने भारत के राजधानी को चारों ओर से बंद कर दिया एक साल के लिए? ऐसा कैसे संभव हुआ? इसलिए संभव हुआ कि व्यवस्थाएं ये देखती रही ये वोट किसकी ओर जाएंगी, इसलिए संभव हुआ। तो दंड व्यवस्था का अर्थ हमेशा न्यायालय में जाकर दंड देना नहीं होता, व्यवस्था में विश्वास का बने रहना भी होता है। वो